चलिए लेट्स स्टार्ट द लेसन नंबर 3। काफी दिनों के बाद वापस से एक प्रकार से क्लासेस स्टार्ट हो रही है। समझ लीजिए कि ये आपको पूरा मटेरियल आपको यूट्यूब के माध्यम से भी आपको मिल जाएगा, क्योंकि सोशल स्टडी अपन पहली बार पढ़ रहे हैं। इसे थोड़ा चूंकि कोरोना ने पूरी जिंदगी को पूरी तरीके से प्रभावित कर दिया है। प्रभावित करने का मतलब ये है कि प्रभावित ही नहीं किया है, पूरी जिंदगी को एक प्रकार से बदल के रख दिया है। इससे हमारे पास दो ही तरीके, सरवाइव करके बाहर निकल जाओ या कोरोना के सामने घुटने टेक दो। पर जहां तक कि मानव इतिहास को यदि टटोला जाए, हर बार ऐसी चुनौतियों से मानव बाहर निकल गया है। और जब जब ये चुनौतियां सामने आई तब हमेशा मानव को लगता रहा कि इंसानियत बस अब खत्म होगी, पर धरती कभी खत्म नहीं हुई। हर चुनौतियों से बाहर आ गए, इससे भी बाहर आ जाएंगे। क्योंकि कोरोना का जो पिकअप चल रहा है, बहुत ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। बस ये कि अपनी सुरक्षा अपने हाथ में। पर कोरोना जब अपना काम कर रहा है तो हम अपना काम क्यों नहीं करें? पढ़ाई करना कोई गुनाह तो है नहीं, हमें इसलिए पढ़ना तो हमें पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास कोई दूसरा ऑप्शन बचा ही नहीं है। आपके बोर्ड के फॉर्म भरे जा रहे हैं, इसका मतलब ये कि 101% बी श्योर कि आपके एग्जाम भी होंगे। इसलिए जब अपन एक नया दौर वापस शुरू करते हैं, ये आइदर वी विल डाई और वी विल विन, या तो हम मर जाएंगे या जीतेंगे। अब मर जाएंगे तो मर ही गए, पर हो सके उस चुनौती का सामना करते हुए लड़ते हुए जीत जाए तो एक मिसाल कायम करेंगे। इसलिए कोरोना से लड़ने की जरूरत है। अपनी इम्यूनिटी को आप मजबूत रखिए, कुछ नहीं होगा। खान पान पर थोड़ा ध्यान दीजिए, गर्म पानी पीजिए, अच्छी लौंग इलायची डाल के, तुलसी वगैरह के पत्ते डाल के चाय पीजिए। दूध कोई पीता हो तो थोड़ी दूध में हल्दी डाल के पीजिए, कोरोना आपके आसपास नहीं पटक नहीं सकता है। आज हमारे जो लेसन है सोशल स्टडी का अध्याय नंबर 3, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार एवं संघर्ष। देखिए ये पाठ अपने आप में एक अद्भुत पाठ है, पर इस पाठ को पढ़ते समय मेरे जो चेहरे पर, माथे पर बहुत सारी संकटें पैदा होती है, क्योंकि आपकी किताब में लिखा हुआ ये इतिहास लगभग झूठा है। मैं तो सीधा बोल रहा हूं, मैं तो ऑन द रिकॉर्ड बोल रहा हूं, क्योंकि ये जो इतिहास है एक मानसिक रूप से जो बहुत पहले जो इतिहासकार रहे हैं उनकी उपज है। इतिहास सच्चा मिलता ही कहां था? भारत में इतने महानतम वीर हुए, शिवाजी, महाराणा प्रताप, शिवाजी के पुत्र संभाजी, झांसी की रानी, बहुत सारे लोग मिलते हैं। इतिहास में उनका उल्लेख न के बराबर है। पर जो आक्रमणकारी थे, जो अंग्रेज थे, जो मुगल थे, उनसे किताबें भरी पड़ी है। अकबर को महान कहा जाता है, महाराणा प्रताप के लिए 4 लाइनें नहीं मिलती है। पर क्या करें, मजबूरी से इतिहास को पढ़ना। यहां पर देखिए जो टाइटल है, अंग्रेजी साम्राज्य का प्रतिकार और संघर्ष। देखिए सबसे पहले इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारी गुलामी शुरू कहां से हुई। यदि आप सोचो कि हम सिर्फ 200 साल तक अंग्रेजों के गुलाम रहे, तो आपकी सोच गलत है। हम 300 साल तक गुलाम रहे। कुछ तथ्यों के माध्यम से भी आपको मैं बता दूंगा ऐसा कैसे हुआ। जैसे कोई भी पाठ पढ़ा उसके पहले आपको उस टॉपिक को पढ़ के आना चाहिए, क्योंकि मैं जब पढ़ाऊंगा तो सिर्फ किताब वाला नहीं मिलेगा, उससे बाहर वाली बहुत सारी चीजें मिलेगी, क्योंकि मैंने इस किताबों के अलावा भी इतिहास पढ़ा है। यहां पर सबसे पहली बात है कि वो गुलामी के वो बुरे दिन हमारे शुरू कैसे हुए थे, और फिर उसके लिए आखिर ऐसा क्या हुआ कि देश की मरी हुई आत्मा जाग गई और उस अंग्रेजों से मुकाबला करते हुए हम संघर्ष के लिए तैयार हो गए। इसके बीच में मैं कह रहा हूं कि वो गुलामी के दिनों की स्टार्टिंग और हमारे संघर्ष की शुरुआत, उसके बीच में भी 200 साल का फासला है। 200 साल बहुत कम नहीं होते। मतलब ये समझिए कि 200 साल हम एक गहरी नींद में भारतीय लोग सोए रहे। वो भारतीय जो गुलामी के पहले 700-800 साल मुगलों की गुलामी, और उसके बाद 200-300 साल की अंग्रेजों की गुलामी, उसके पहले भारत दुनिया का सबसे ज्यादा उत्पादन करने वाला देश था। हम लोग इस देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था। वो भी तब जब आप समझ लीजिए कि पूरी दुनिया भूखी नहीं रहती थी, गुफाओं में रहती थी, पहनने के लिए कपड़े नहीं मिलते थे। तब हमारी यहाँ की महारानियां रेशम के कपड़े पहनती थी,
सोने के धागे से बने हुए कपड़े पहनती थी। अब 500, 700, 1000 साल पुरानी यदि महलों को देख लो, जो आज हरियाणी के सोच लीजिए, उस जमाने में हमने बना दी। सिंधु घाटी सभ्यता, मोहनजोदड़ो, 10,000 साल पुरानी सभ्यता। अर्थात कि जब खेती करना नहीं सीखा था इंसान धरती पे, तब हम गाँव में रहना, बहुत ही विशालकाय शहरों में रहना सीख गए थे। तो आखिर इस कौम की, उस हिंदुस्तान की ये दुर्दशा क्यों हुई? तो मैं कह रहा हूं कि 200 साल का जो फासला है, हमारी जो गहरी नींद का जो समय था, इससे आपको पुराना इतिहास भी पता चल जाएगा कि उसके पहले के हमारे पूर्वजों ने क्या गलतियां की थी, जिसका नतीजा हमें 200 साल तक ऐसे मरे हुए भुगतना पड़ा, 900, 1000 साल की गुलामी बर्दाश्त करनी पड़ी। और उसके बाद आज भी क्या हो रहा है, जो गलतियां हमारे बाप दादाओं ने दोहराई, उसे हम फिर से दोहरा दें, इसके बारे में चलो मैं बात करता हूं। हाँ, यहाँ पर जो समय दे रखा है 1757 से 1857 स्वतंत्रता की चेतना, पहला टॉपिक है आपकी किताब में। आप देखिए, स्वतंत्रता की चेतना को जागने में भी 100 साल लगे। कितने बुरे दिन रहे होंगे हमारे। अर्थात कि आजादी के लिए हमें अपनी लड़ाई लड़नी है, उसके लिए भी हमने कितने साल का वक्त लगाया? 100 साल का। जबकि उस समय भी दुनिया में हमारी आबादी सबसे ज्यादा किसी की होती थी, और वीर एक से एक वीर थे। भारतीय लोग ताकतवर होते हैं, इम्यूनिटी पावर बहुत मजबूत होती है, हम लोग सर्वाइव कर जाते हैं। फिर भी इसके बीच का जो गैप है, वो गैप एक लंबी कहानी कह जाता है। इसकी बाद में बात करूंगा, पर हमारी गुलामी के दिन शुरू कैसे हुए थे मैं आपको बता दूं। देखिए, सबसे पहले आपने सुना होगा कि वास्को डी गामा ने साउथ अफ्रीका का चक्कर काटते हुए भारत की खोज की थी। इतिहास में आपने पढ़ा है, जिन इतिहासकारों ने लिखा होगा, पता नहीं उनकी कलम ने कैसे लिखा होगा, मतलब 1800 मतलब कि 1600 के आसपास भारत की खोज हुई थी। इसका मतलब 1600 के पहले क्या भारत था ही नहीं क्या? अरे भारत तो हमेशा से था, पर ये दुनिया को पता नहीं था कि इतना समृद्धशाली देश भी है। जैसे वास्को डी गामा ने खोज की और जब वो यहां पर आया और उसने देखा कि भव्य, इतना महान देश, इतना विकसित देश, क्योंकि उन लोगों के पास उस समय भी कुछ नहीं था, इतना विकसित देश है और उसके पास इतना पैसा है, सोना है, धन धान्य से भरपूर है। तब दुनिया की नजर में आया इंडिया, भारत। उन्हें लगा कि उस दुनिया के दूसरे देशों को लगा कि भारत को लूटा जा सकता है। और जबकि उस समय हमारी मुगलों की गुलामी चल रही थी। तब हम किसके गुलाम थे? मुगलों के गुलाम थे, जो कि सऊदी अरब से, यहाँ से, अफगानिस्तान, यहाँ के कबीलों से निकले हुए जो जंगली लोग थे, एक प्रकार से उनकी गुलामी बर्दाश्त करते करते 600-700 साल हो चुके थे। तो उसके बाद 23 सितंबर 1600, ये सब ऑन द रिकॉर्ड है। 23 सितंबर 1600 को इंग्लैंड में एक व्यापारी व्यापारियों ने मिलकर कंपनी बनाई। उस कंपनी का नाम रखा ईस्ट इंडिया कंपनी। इस कंपनी का पूरा फुल फॉर्म भी आपकी किताब में दे रखी है। उसके प्रत्येक अक्षर को मिला के, जैसे TST होता है, जैसे इसका नाम है द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। ये पूरा नाम है। इस कंपनी की स्थापना की थी और इस कंपनी को फिर बाद में कालांतर में कहा गया ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि सीधे हम गुलाम नहीं बने थे, हमें टुकड़ों में हलाल किया गया था, किस्तों में मारा गया था। फिर 31 दिसंबर 1600 को वहां पर इंग्लैंड की महारानी हुआ करती थी। वहां पर उस समय लोकतंत्र नहीं था, एलिजाबेथ प्रथम। इसने क्या किया था कि वहां की संसद में एक प्रस्ताव पारित किया था और उस ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के साथ, पूर्व मतलब भारत, क्योंकि वो पश्चिम में, इधर पूर्व में, इसलिए उनके साथ में पूर्व में कहा जाता था। इसने पूर्व के साथ क्या किया कि हमें व्यापार करने का, कि पूर्व के साथ आप व्यापार कर सकते हो। मतलब पूर्व का मतलब उस समय उनका भारत से था, क्योंकि भारत एक विशालकाय देश था। तो सोचिए कि उनकी कितनी सोची समझी प्लानिंग रही होगी कि अपने वहां पर प्रस्ताव पारित करके कंपनी को अधिकार दिया जाता है कि जाओ पूर्व में शासन करो, पूर्व में जाके व्यापारिक संबंध स्थापित करो। वहां से फिर अंग्रेजों का एक प्रतिनिधिमंडल आया। सबसे पहले वो हमारे यहाँ का मुगल बादशाह था जहांगीर के दरबार में।
जिस आगरा में हम घूम के आए, आगरा का किला हम देख नहीं पाए, हम बड़े बदनसीब रहे थे, पर वो जगह में बता देता कि इस जगह पर सर थॉमस को एक जो उनका व्यापारिक दूत था वो जहांगीर से मिला था और जहांगीर ने उसे परमिशन दे दी, क्योंकि पूरे लोग बड़े चालाक थे, दूसरों का सम्मान करना, और भारतीयों की आदत थे, भारतीय लोग सामने होते हैं, गोरी चमड़ी के प्रति उनके मन में हमेशा से एक आकर्षण रहा है। गोरी चमड़ी का मतलब ये होता है कि बेचारे में खून की कमी है, खून के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है वो जिसके कम होता है वो गोरा होता है, जो मतलब कि सांवला जैसे है तो इसका मतलब उसका परफेक्ट खून है। पर हमारी आदत है गोरों के प्रति हम थोड़ा लचीला रुख अपनाते हैं, तो उनको परमिशन दे दी, ठीक है तुम्हारी कोठी स्थापित करो सूरत में। और उस समय 1612 में सूरत में इन्होंने अपनी पहली व्यापारिक कोठी बनाई सागर के किनारे, जहां से वो क्या करना चाहते थे, व्यापार करना चाहते थे, और उन्होंने जहांगीर से एक ही बात कही थी कि हमें छोटा मोटा व्यापार करना है, व्यापार की परमिशन दे दीजिए, और इन जाहिल मूर्खों ने दे दी। फिर 1717 में, ठीक है, 1612 से लगा के 1717, लगभग कितने 100 साल का फर्क, 55 साल का फर्क। इन 95 साल में इन अंग्रेजों ने जो व्यापारी बन के यहाँ आए थे, व्यापार करके कमा रहे थे, वो कंटिन्यू क्या कर रहे थे, इस देश को वॉच कर रहे थे, देश को ध्यान से देख रहे थे, और इस पूरे प्रोसेस में उन्होंने कितने 80-90 साल लगा दिए, क्योंकि उन्हें पता था कि इंग्लैंड तो इतना छोटा देश है और भारत जैसे विशाल का देश, इस पे तो राज करना संभव ही नहीं है, पर वो इस देश को वॉच कर रहे थे, और उस वॉच करने की इस प्रक्रिया में उन्हें लगा कि इस देश को तोड़ा जा सकता है, क्योंकि देश पहले से टूटा हुआ है, ये देश जातियों में बटा हुआ है, ये देश धर्मों में बटा हुआ है, ये देश भाषाओं में बटा हुआ है, ये देश संस्कृति में बटा हुआ है, ये देश क्षेत्रवाद के नाम पे बटा हुआ है, ये देश तेरे और मेरे के नाम पे बटा हुआ है। इस देश में सीधी बात है कि किसी पास के राज्य पे आक्रमण होता है तो दूसरा राज्य दिवाली मनाता है क्योंकि बढ़िया हुआ, मजा आ गया, पर उसे ये नहीं पता होता है कि हमारे पड़ोस में यदि आग लगती है तो हमारा घर भी जल सकता है, हमें पड़ोस की आग को बुझाना चाहिए। पर अंग्रेजों को ये पता चल गया कि भारतीय से ये इनका था 95 साल का जो समय था, 1612 से 17 तक का जो समय था, ये एक प्रकार से वो बहुत ही ध्यान से इस देश को इंस्पेक्ट कर रहे थे, देख रहे थे। फिर 1717 में उस समय जो मुगल बादशाह था फर्रुख सियर, उसे 38 गांवों की जिम्मेदारी ली गई। 38 गांवों के मात्र कितने का नजराना देखे, 3000 रुपए का नजराना देखे। नजराना का मतलब कि बादशाह की खिदमत में पेश करना 3000 रुपये। उस समय 3000 रुपये बहुत बड़ी रकम नहीं होगी, तो मात्र 3000 रुपये का नजराना देकर इस अंग्रेजों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुगल बादशाह फर्रुख सियर से इससे क्या किया, 38 गांवों की जिम्मेदारी ले ली। 38 गांवों की जिम्मेदारी लेने का मतलब ये होता था कि उस 38 गांवों पर उनका नियंत्रण, और वहां से जो लगान वगैरह मिलता था, जो खेती की जो उपज होती थी उसका एक निश्चित भाग आपको राजकोष में जमा कराना पड़ता था, और सीधे पहले मुगलों को कराते थे, पर अब वो किसको कराने लगे, 38 गांव की जिम्मेदारी उनके हाथ में थी, तो अंग्रेजों का वहां पर एक प्रकार से सत्ता हो गई। ये अंग्रेजों का सबसे छोटा प्रयोग था। आप सोच लीजिए, आप साइकोलॉजी देखिए, इतिहास की पुरानी किताबें, क्योंकि अंग्रेजी आजमाना चाहते थे कि इस देश पे राज करना है, तो उसके पहले थोड़ा योग्य रूप में ये देखो कि कुछ कामों में को तो हम उस पर राज कर सकते नहीं कर सकते, और उन्हें लगा कि बहुत आसान काम है ये, जिसे कहते हैं कि गुलामी की जो पहली दस्तक, अंग्रेजों के गुलाम तो उस समय भी थे, मुगलों के गुलाम थे एक प्रकार से, पर एक नई प्रकार की गुलामी अंग्रेजों की, वो लगभग हमारे घर के बाहर दस्तक दे रही थी, और हमें उसका दूर दूर तक अंदाजा नहीं था, न मुगलों को अंदाजा था। अब देखिए, उसके बाद इसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने दस्तक, एक शब्द है, वो देकर कुछ पैसे चुकाकर चुंगी शुल्क मुक्ति प्राप्त करनी। चुंगी शुल्क का मतलब होता है कि पहले और आज भी होता है कि जब व्यापार करते हैं तो एक राज्य से दूसरे राज्य में या एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाते हैं, तो आपको क्या करना पड़ता है, एक टैक्स चुकाना पड़ता है। वो टैक्स चुकाकर ही आप दूसरे राज्य में जा सकते हो। ये अपने अपने उस समय की रियासत थी, उसकी इनकम का सोर्सेस था, परंतु इन्होंने राजा मुगलों को खुश करके दस्तक देकर चुंगी शुल्क में भी उन्होंने क्या कर ली, मुक्ति प्राप्त कर ली। अब वो जहां चाहे वहां
अपना माल एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचा सकते थे और उसके ऊपर बहुत ज्यादा क्या कर सकते थे, वो उसके ऊपर लाभ कमा सकते थे। ये समझिए कि हर ये घटना धीरे धीरे हमारे पैरों में अंग्रेजों की जो गुलामी की बेड़ियां थी, एक एक बेड़ी पड़ती जा रही थी। अब यहां पर देखिए 23 जून 1717 से इनका प्रयोग शुरू हुआ और महज कितने सालों में, देखिए आप 40 सालों में हम उस मुकाम पे आ गए कि इस देश की किस्मत को हमने अंग्रेजों के हवाले कर दिया। ये जो 23 जून 1757 प्लासी का युद्ध, द माइलस्टोन ऑफ इंडियन हिस्ट्री, पर इसके बारे में इतिहास की किसी भी किताब में आप सच्चाई नहीं पढ़ोगे और मैं दावे के साथ डंके की चोट के साथ कह रहा हूं, आपकी इतिहास की किताबों में इसका पूरा सच नहीं बताया गया है, पूरा झूठ बताया गया है। इस चीज को थोड़ा आप समझ लेना। इस प्लासी के युद्ध के बारे में जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इस युद्ध की वजह से हमारी किस्मत में 200 साल की गुलामी आ गई। यदि उस पूरी घटना को हम जानेंगे नहीं तो आने वाले समय में भी फिर वैसी गुलामी आ सकती, क्योंकि हम फिर उन्हीं गलतियों को हम दोहरा सकते हैं। इसलिए आपकी किताब में इसका उल्लेख नहीं है, पर मैं इसका पूरा उल्लेख आपको कर देता हूं। देखिए अब जैसे जैसे अंग्रेज इनके हौसले बढ़ रहे थे, तब अंग्रेजों ने अपना पूरा ध्यान फोकस किया था बंगाल के ऊपर। किसके ऊपर? बंगाल के ऊपर, क्योंकि उस जमाने में बंगाल सबसे धनाढ़ी राज्य था, क्योंकि वहां पर खनिज बहुत होता था, गंगा नदी का पानी, उसके अलावा वहां पर वन संपदा भरपूर थी, वहां पर हर प्रकार से वो लोग पैसों से बहुत ही ज्यादा क्या थे, पैसों से बहुत ही ज्यादा वो अमीर थे। ठीक है ना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चल डिस्टर्ब करी, चल उधर दूसरे एड इलाहाबाद की इधर दिखती है वो टेबल को इलाहाबाद। मैंने इधर कहा आने के लिए, तुझे बैग पकड़ पहले, तुम डिस्टर्ब करिए पूरी। हाँ चलो सॉरी डिस्टर्ब। अब इसको समझना बहुत जरूरी है। ये तो हमारे हम गुलाम कैसे बने वो मैंने आपको बता दिया कैसे प्रक्रिया शुरू हुई थी, पर दैट वाज द क्लाइमैक्स ऑफ इंडियन हिस्ट्री व्हेन वी वर कॉट, हम जकड़े गए। ये यहां से शुरू होती है 200 साल की गुलामी का एक अध्याय। इस प्लासी के युद्ध के बारे में मैंने से कहा अनकहा इतिहास, आपकी किताब है, उसमें सिर्फ झूठ बरसा गया है। उन्हें अंग्रेजों का पूरा फोकस कहां पर था? बंगाल के ऊपर। और बंगाल उन्हें पता था कि बंगाल की स्थिति थी वैसे थी जैसे कि आप दिल्ली की होती। बंगाल एक बंगाल का जो नवाब होता था उसके बारे में ये कहा जाता था कि वो पूरे भारत का सुल्तान है बादशाह। उस समय बंगाल का नवाब हुआ करता था सुरोजुद्दौला, जिसके बारे में मैंने आपको पहले बताया था। सुरोजुद्दौला वहां का नवाब हुआ करता था और अंग्रेजों को यह पता था कि सुरोजुद्दौला को यदि हरा दिया जाए तो बंगाल हाथ में आ जाए तो ये देश भी हाथ में आ सकता है। और उन्होंने उस समय ईस्ट इंडिया जो था उनका जो अंग्रेजों का जो गवर्नर था वो गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। और रॉबर्ट क्लाइव ने ढूंढना शुरू कर दिया कि ऐसा कौन व्यक्ति है जो गद्दार बने हमारी मदद करे। और भारत तो एक ऐसा देश है, जयचंद्र का देश है, एक गद्दार ढूंढने में जाओ तो आपको 10 मिल जाएंगे। और उसने बराबर जब वॉच करता रहा तो सुरोजुद्दौला का जो सेनापति था जिसका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर एक ऐसी शख्सियत था जो चंद पैसों पर अपने बच्चों को बेच दे, ज्यादा पैसे मिले तो बीवी को बेच दे, और राजपाट मिल जाए तो अपने देश को बेच दे। और मीर जाफर से एक प्रकार से समझौता हुआ कि भाई तेरी सेना होगी, तू सरेंडर कर देना, हम लड़ने आएंगे, तू सरेंडर कर देना और युद्ध खत्म हो जाएगा, हम जीत जाएंगे तो तुझे बंगाल का नवाब बना देंगे। ये इनके बीच में समझौता हुआ, मीर जाफर मान गया क्योंकि अंग्रेजों को तो उसे एक मोहरा चाहिए था। ये तो आपने पढ़ा होगा कि इतिहास, आपने ये पढ़ा होगा कि प्लासी का युद्ध हुआ, अंग्रेज जीत गया, मार गए। 2 लाइन में इस सबसे बड़े टर्निंग पॉइंट को लिख दिया जाता है। पर रॉबर्ट क्लाइव है, उसने अपने संस्मरण में अपनी डायरी में लिखा है। लंदन की एक नेशनल लाइब्रेरी, उस नेशनल लाइब्रेरी में जब उस डायरी के बारे में जब पता चला तो उसने कहा कि भाई कि जब युद्ध हुआ हम तो सैनिक न के बराबर थे,
सिराजुद्दौला की विशाल सेना थी, उन सेना ने सरेंडर कर दिया, हम जीत गए। और जब जीत के बाद रॉबर्ट क्लाइव कहता है कि हम 150 सैनिकों ने बंगाल की सड़कों के ऊपर जब जुलूस निकाला, तब हमें देखने के लिए उस बंगाल की सड़कों के दोनों तरफ लाखों की भीड़ इकट्ठा थी। और रॉबर्ट क्लाइव लिखता है फिर कि मेरे मन में तब ये ख्याल आ रहा था कि यदि इन लाखों लोग जो सड़कों की दोनों तरफ खड़े हैं, इनमें से हर व्यक्ति सिर्फ एक एक पत्थर उठाकर हमारी तरफ यदि मारते तो हमारी सेना तो वही सड़क पर ही मर जाती। और उसने बाद में लिखा है कि इतनी हिम्मत उस समय इन भारतीयों के पास नहीं थी, और वो हिम्मत नहीं होने की वजह से ही वो अंततः अंग्रेजों के गुलाम बन गए। मेरा सबसे बड़ा यक्ष प्रश्न ये है कि हम में हिम्मत तब भी नहीं थी, हम में हिम्मत तो आज भी नहीं है। पत्थर हमने तब भी नहीं मारा, पत्थर हम आज भी नहीं मार सकते हैं। इतिहास में ये गलती नहीं दोहराए, उसके लिए मुझे प्लासी की इस पूरी कहानी को आपको क्या करना पड़ा, बताना पड़ा। देखिए अब अंग्रेज कितने वो थे, जब मीर जाफर को उन्होंने बंगाल का नवाब बना दिया, पर मीर जाफर से उनके स्वार्थों की पूर्ति हो नहीं रही थी। जितना पैसा अंग्रेजों को चाहिए था वो मीर जाफर दे नहीं पा रहा था। और उसके बाद उन्होंने मीर जाफर को हटा के, क्योंकि अंग्रेजों के लिए भारतीय कठपुतली मात्र थे, उन्हें कोई मतलब नहीं था रिश्तों नातों से कौन बने क्या करे, कोई मतलब नहीं था उन्हें मतलब ये था कि जो हमें कमा के दे सके, हमारा खजाना बढ़ सके, उन्हें वो चाहिए था। तो उन्होंने मीर जाफर को उस गद्दी से क्या कर दिया, उखाड़ फेंका, और उसकी जगह एक दूसरे व्यक्ति मीर कासिम को लाके उन्होंने क्या कर दिया, बैठा दिया। पर अंग्रेजों की जो डिमांड थी वो बढ़ती जा रही थी, और मीर कासिम थोड़ा समझदार आदमी था, वो अंग्रेजों के खिलाफ खड़ा हो गया। और उसके खिलाफ खड़े होने के बाद 22 अक्टूबर 1764 बक्सर का युद्ध हुआ। देखिए 1757 से 1764, अभी तक यहाँ पर जो शासन करने वाले थे मुगली थे, सिर्फ 7 सालों का अंतर रहा। और 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ, और जिसमें मीर कासिम की सेना, क्योंकि इन 7-8 सालों में अंग्रेजों ने अपनी सेना को बहुत बढ़ा लिया था। और उसके बाद 1764 में बक्सर का जो युद्ध हुआ, उस युद्ध ने पूरी तरह से भारत का इतिहास बदल दिया। और एक प्रकार से देखा जाए कि 1764 वो साल था जिस साल में इन्हें कम से कम क्या है कि भारत में इनकी सत्ता पूरी तरीके से क्या हो गई थी, स्थापित हो गई थी। तो इस पूरे प्रकरण से 2-3 चीजें सामने आती है। ये है कि अंग्रेजों ने हमें गुलाम बनाया नहीं, हम बने। देखिए भारत एक सनातन काल से चला आ रहा है इससे, और हम लोगों को घंटा बनने का बड़ा शौक है, और हम दूसरों को इनवाइट करते हैं, आओ आओ और बजाओ और चले जाओ। इसलिए पिछले यदि 1000 साल का इतिहास खोल के देखा जाए तो ये किसी की जीत की कहानी नहीं है, पर हमने अपने आप को हरा दिया। आप देखिए विश्व विजेता सिकंदर पूरी दुनिया को जीतता हुआ जब आ रहा था, भारत में भी आया, और भारत में महाराजा पुरु, मुगलों से पहले की घटना है, उस एक व्यक्ति ने उसको रोक दिया। आपको विश्वास नहीं होगा कि उनके बीच में भयंकर युद्ध हुआ, और युद्ध में राजा पुरु हार गया, इसे पौरुष भी कहा जाता है, वो हार गया। और जब सिकंदर के सामने उसे ले जाया गया तो उसने सिकंदर ने पूछा कि तेरे साथ क्या सलूक किया जाए। तब उसने पुरु ने डरा बिल्कुल नहीं, उसकी आंखों में आंखें डालते हुए, सिकंदर की आंखों में आंखें डालते हुए उसने कहा कि जिस प्रकार से जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के साथ बर्ताव करता है, ठीक इसी प्रकार का बर्ताव आप मेरे साथ कीजिए। और सिकंदर को इस बात का एहसास हो गया कि भारत के अंदर घुसा है, उसके पहले छोटे से राज्य के छोटे से राजा ने जो कड़ी चुनौती दी है, तो सोचे कि भारत के अंदर में घुस जाऊंगा तो मेरे ऊपर जो विश्व विजेता का जो तमगा लगा हुआ है वो हट जाएगा। और सिकंदर की सेना वहां से लौट गई। मतलब मुगलों के पहले हम इतने ताकतवर थे, तो फिर उन्हें 1000 सालों में ऐसा क्या हुआ। तो 1000 सालों की यदि कहानी को आपने देखा जाए तो हमारी आपसी लड़ाई की कहानी है। राजपूताना, दुनिया के सबसे बड़े वीर राजा यहाँ पर हुए, महाराणा प्रताप भी यहाँ पर हुए, जय सिंह भी यहाँ पर हुए, आपने देखा हुआ हमीर भी यहाँ पर हुए, आपने ये राणा सांगा यहाँ पर हुए, एक से एक बड़े राजा। यदि ये सब मिल जाते तो क्या अंग्रेज क्या मुगल किसी की औकात थी जो भारत की भूमि पे कदम भी रख सके, पर नहीं, कोई नहीं मिला।
ये सब आपस में झगड़ते रहे, ये सब रियासतें आपस में झगड़ती रही, एक दूसरे की टांगे खींचती रही। मैंने बताया ना हम भारतीय कैसे हैं, आपको मैंने पहले ही बताया होगा कि हम भारतीय केकड़े की तरह हैं। एक जगह प्रदर्शनी लगी हुई थी, बड़े बड़े बीकर जार लगे हुए थे, सब में भयानक भयानक केकड़े, सबको ढक्कन बंद, और एक बड़ा जार था उसमें बहुत सारे केकड़े थे खतरनाक वाले, ऊपर से ढक्कन खुला। जो लोग देखने आ रहे थे आयोजक को सच्चाई ये क्या कर रहे हो, इसका ढक्कन खुला है। तब आयोजक ने कहा इस जार के ऊपर आपने नाम नहीं लिखा इंडिया है, ये इंडिया के केकड़े हैं, ये बाहर नहीं आ सकते हैं। एक ऊपर आने की कोशिश करेगा तो दूसरा केकड़ा इसका पैर खींच लेगा, दूसरा जाएगा तो तीसरा केकड़ा इसके पैर खींच लेगा, अपनी जिंदगी में बाहर नहीं आ सकते, इनको क्या है, ढक्कन की जरूरत ही नहीं है। हमने इस 1000 साल में वही किया, तो इसलिए ये समझ लीजिए कि एक प्रकार से वो हमारी गुलामी का काल था। अब उसके बाद अंग्रेजों के कदम धीरे धीरे बढ़ते हैं, क्योंकि उन्हें यहां तक देखिए, यहां तक आने के बाद ये एक प्रकार से इन्होंने पूरे देश में कब्जा नहीं किया था। इनके सामने उस समय की जो प्रबल ताकतवर भारत की एक जाति थी मराठा, शिवाजी के वंशज, और मराठा सैनिकों को मावले कहा जाता था। शिवाजी जैसे, अपने पुत्र सांबा जैसे वीर इन मराठों में पैदा हुए थे, और मराठों से ज्यादा ताकतवर कौन कोई नहीं थी, और मराठों से ज्यादा युद्ध कला में निपुण जाति कोई नहीं थी, और वीरता के मुकाबले में मराठों के सामने तो वो टिकता भी नहीं था। और जो शिवाजी को सिखा के गए थे, जो युद्ध कला छापामार पद्धति से युद्ध करो, रात के अंधेरे में आते आक्रमण करते लूटते भाग जाते, कोई बड़ी बड़ी कहानियां नहीं लिखवानी थी। उनका एक ही संकल्प था, सिर्फ जीतना। बाजीराव इन्होंने अपनी जिंदगी की सभी लड़ाइयां जीती। ऐसी हस्तियां इस मराठा तब लगभग पूरे भारत में जिन्होंने मुगलों की नाक में दम कर रखा था। अब अंग्रेजों को पता था कि किससे लड़ना है, अब आगे यदि भारत के ऊपर अपना प्रभुत्व स्थापित करना है तो उन्हें किससे लड़ना पड़ेगा, मराठों से। और एक प्रचंड ताकत मराठा अंग्रेजों का मुकाबला करने के लिए तैयार बैठी थी, और अंग्रेज वहां पर भी जीते। कैसे जीते हैं, वहां अंग्रेज अपनी बहादुरी से नहीं जीते, हम कायर थे इसलिए नहीं जीते, हम कायर तो कभी रहे नहीं, पर हमारी फूट ने हमें हरा दिया। और अंग्रेजों ने वहां से एक जो नारा दिया था, और 200 साल तक उन्होंने बड़ी आराम से राज किया, सिर्फ एक नारे से, फूट डालो राज करो। तो ये मराठा संघर्ष की जो पूरी कहानी है वो मैं क्या करूंगा कि कल अपना थोड़ा ये आज एक प्रकार से मैंने भूमिका तय की है कि अंग्रेज किस प्रकार से धीरे धीरे अपने कदमों को आगे बढ़ाते रहे। उस बढ़े हुए कदमों की कहानी अपन इसकी कल से शुरुआत करेंगे। मैं ये चाहता हूं कि आप लोग पहले ये देख लें, ये जो पार्ट मैंने जो पढ़ा है वो, उसके बाद का 1-2 पेज एडवांस में पढ़ के आए, आपको पढ़ने का भी मजा आएगा, और आपको एक कहानी की तरह इतिहास समझने का भी आपको क्या मिलेगा, एक मौका मिलेगा। ठीक है।